नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस तक किए थे चीजें और प्रोनाउंस के बाद आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आशा करता हूं पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो उनको प्लीज देख लें जा करके, क्योंकि चीजें आपको बेटर तभी समझ पाते हैं आप लोग जब कनेक्टिविटी में चीजें होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि पिछली वीडियोस आप एक बार देख लें। प्रोनाउन की हम लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये चार हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो कोशिश करते हैं आज आपको बहुत बढ़िया से समझाने की चीजों को, ताकि एग्जाम में आपकी चीजें समझ में आ सके और आप उन्हें अटेम्प्ट कर सको। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट वाज प्रोनाउंस। प्रोनाउन का जो टॉपिक था उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू के 4 हमने कर लिए थे, अब 5th वन यानी कि पांचवा जो प्रोनाउन है वो हम करेंगे। पांचवें प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। बांटना किसमें? सेक्शंस में, विभागों में। हिंदी में इसी को हम विभाग सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। विभाग सूचक इसलिए क्योंकि ये भागों में बांट देता है चीजों को। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इसमें आज तक पूछी जाती हैं, एक एक करके सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस हैं उनकी कैटेगरी में आते कौन से प्रोनाउंस हैं, वो क्या वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईच ऑफ की। ईच ऑफ जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बताता है क्योंकि इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है, जैसे कि दो या दो से ज्यादा में से हर एक। यहां समझने वाली बात है हमारे लिए, इसका जो मीनिंग है वो ही डिसाइड करेगा कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और अटेम्प्ट करने के बाद उसे सही सॉल्यूशन उसका दे पाओगे या नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो हिंदी मीनिंग है ईच ऑफ का एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है दो या दो से ज्यादा में से हर एक। अब जो एंडिंग पॉइंट है विच इज हर एक, ये है यहां पर निर्णायक चीजें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ है और भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, सभी के मीनिंग मैटर करेंगे। इसी के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो नेक्स्ट है वो है एवरी ऑफ। एवरी ऑफ का मतलब है दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से हर एक। दो से ज्यादा में से हर एक। अब दो से ज्यादा में से हर एक का मतलब क्या है? ये कह रहा था दो या मतलब दो में से हर एक भी और दो से ज्यादा में से हर एक भी, ये दोनों की बात करता है। लेकिन एवरी ऑफ क्या कहता है? एवरी ऑफ का कहना है दो से ज्यादा में से हर एक, यानी दो में से हर एक की बात होगी। एवरी ऑफ का यूज वहां आप नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर फिर से समझते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास डैश ऑफ द टू बॉयज इज कमिंग हियर। डैश ऑफ द टू बॉयज, अब यहां डैश है और डैश के लिए जो आपके पास ऑप्शंस है वो है एवरी ऑफ और ईच ऑफ। तो ध्यान से समझने वाली बात है, एवरी ऑफ और ईच ऑफ हम सब्जेक्टिवली समझ रहे हैं, पहले बहुत बेस से समझ रहे हैं। तो यहां पर एवरी ऑफ आएगा या ईच ऑफ आएगा या दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये समझना है। ईच ऑफ कहता है कि भाई जहां दो में से हर एक की बात होगी मैं तैयार हूं। और क्या कहता है? जहां दो से ज्यादा
में से हर एक की बात हो तब भी मुझे याद कर लेना, मैं वहां पर भी खड़ा मिलूंगा। लेकिन एवरी ऑफ कहता है कि दो से ज्यादा में से हर एक के लिए मुझे याद करना, यानी कि यहां जो बात कही जा रही है वो ये है कि दो में से हर एक, इसके लिए एवरी ऑफ का यूज नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है। तो अगर दो से ज्यादा की बात हुई तो एवरी ऑफ तैयार है, दो से ज्यादा की बात हुई ईच ऑफ भी तैयार है। लेकिन अगर बात हुई दो में से हर एक की तो सिर्फ ईच ऑफ आएगा, क्योंकि एवरी ऑफ दो से ज्यादा में से हर एक की सेंस आपको देगा। अब यहां पर आंसर क्या बनेगा, चूंकि हम देख सकते हैं बात हो रही है टू की, तो दो से ज्यादा में से तो एवरी ऑफ आता, लेकिन दो में नहीं आता, तो दो में कौन आएगा, ईच ऑफ। तो यहां हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ईच ऑफ। फिर से समझते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं नेक्स्ट। डैश ऑफ द डैश ऑफ द शूज ऑफ माई younger brother is torn। torn माने फटा हुआ। अब बात हो रही है मेरे यंगर ब्रदर के फटे हुए शूज में से हर एक की। अब शूज कितने होते हैं जनरली, जनरली जो हम पेयर खरीदते हैं तो एक पेयर माने दो ही तो जूते हुए, यानी यहां बात हो रही है दो में से किसी एक की, दो में से या हर एक की, बिल्कुल, क्योंकि ईच ऑफ और एवरी ऑफ हर एक बताता, कोई एक तो नहीं बताता, तो दो में से हर एक की बात, यानी कि बात तो दोनों की हो रही है, लेकिन एक एक करके हो रही है, इकट्ठे नहीं बात कर रहे हम। तो कह रहा है कि दो में से बात करनी है भाई, दो दो। तो कहता है शूज आया, दो तो नहीं आया, तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जब बात शूज की हो रही तो शूज कितने होते हैं, दो, एक पेयर बनता है दो शूज का। इसीलिए आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो शूज है यहां एक पेयर को, यानी दो जूतों की बात कर रहा है। और जब बात जूतों की होती है या किसी भी ऐसी चीज की होती है जो दो में है, दो से ज्यादा नहीं है, दो, तो वहां पर एवरी ऑफ का यूज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी ऑफ दो से ज्यादा में आता है, ना कि दो में से। और ईच ऑफ को वरदान है, क्या वरदान है, दो में भी आएगा दो से ज्यादा में भी। तो यहां अगर हम चुनने की बात करें और ईच ऑफ और एवरी ऑफ में से चुनना हो, तो आपके समझ अभी तक आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा, ईच ऑफ। मेरे ख्याल से अभी ईच और एवरी में थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब इसको समझते हैं दूसरे तरीके से कि भाई और क्या क्या हो सकता था यहां पर, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी यहां पर। देखिएगा, एग्जाम्पल्स आपको इतने करने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। देखिए, डैश ऑफ द ट्विंस इज क्राइंग। अब कहता है कि भाई दो की बात होती थी तो ईच ऑफ लगा देते थे, दो से ज्यादा की अभी हमने बात ही नहीं की। लेकिन यहां तो ट्विंस लिखा है, ना दो लिखा ना दो से ज्यादा लिखा, तो भाई एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो आपको क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं देगा, वो आपको सिचुएशन देगा इनडायरेक्टली। दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्विंस, ट्विंस का मतलब क्या हुआ भाई, ट्विंस का मतलब ही तो जुड़वा ही हुआ, जुड़वा माने दो, तो हर बार वो TWO दे ये जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी दे सकता है, डैश ऑफ रवि एंड कवि was present, ऐसे भी दे सकता है। अब फिर से दो की बात नहीं हुई जी सर, दो तो दिया ही नहीं। अरे भाई देखो, रवि और कवि इन दोनों की बात हो रही तो दो ही तो हुए, तो जब ट्विंस की बात हो रही थी वो भी दो हुए, ट्विंस, और रवि और कवि दो ही नाम दिए, ये भी दो हुए, तो दो में कौन आता है, सिर्फ ईच ऑफ आता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज कि यहां पर ईच ऑफ ही आएगा, एवरी ऑफ क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि वो दो से ज्यादा में आता है।
ऐसे तो ईच ऑफ भी आता है दो से ज्यादा में, बिल्कुल दो से ज्यादा में भी आता है, लेकिन दो में भी आता है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम समझ लेते हैं थोड़े और एग्जाम्पल के साथ कि अगर एवरी ऑफ आएगा तो कहां आएगा, समझते हैं इसे भी। देखिएगा, तो एग्जाम्पल है डैश ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश of the 11 players has played well। दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं एक ही फर्क है, बस एक में 11 दिया है और एक में 11 या कोई संख्या नहीं दी है। अब कोई संख्या नहीं दी है तो ये सर्टिफाई नहीं होता है कि ये स्पेसिफाई भी नहीं होता कि दो की बात हुई है, तो दो से ज्यादा मान के चलेंगे। अब दो से ज्यादा में हम क्या यूज करते हैं, एवरी ऑफ या फिर ईच ऑफ। तो सर ये कैसे पता चलेगा, तो भाई कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, यहां दोनों ही आंसर है, ईच और एवरी दोनों ही आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन आता नहीं है, और अगर आता भी है तो वहां आपको ऑप्शन देता है ईदर का, एक ऑप्शन होता है ईदर। ईदर बोले आइदर मतलब ईच लगाओ या एवरी, दो में से कोई भी, जैसे रीजनिंग में आता है ये या ये। तो वैसे ही अगर दो से ज्यादा की बात होगी, देखो पहले में हमें नहीं पता दो से ज्यादा की बात हो, लेकिन ये तो पता है कि बात दो की नहीं हो रही, तो दो की नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है दो से ज्यादा की हो रही है। इसमें हमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि बात हो रही है 11 प्लेयर्स जो कि दो से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर भी दो से ज्यादा है, तो आंसर आपका ईच भी उतना ही करेक्ट है जितना कि एवरी, चाहे ईच ऑफ कहें चाहे एवरी ऑफ कहें, दोनों में से जो भी कहें वो करेक्ट होगा। तो ये तो था ईच और एवरी। अब चलते हैं आगे, ईच और एवरी के बाद जो अदर हमारे प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, उनको भी समझते हैं। ईच ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसी के अंदर नीदर, नीदर ऑफ और नन ऑफ। ये दोनों को मैंने इकट्ठे लिखा है क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज काफी। क्या सिमिलैरिटीज हैं देखिएगा, नीदर ऑफ का मतलब है दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं। अब इसके मीनिंग की यदि मैं बात करूं तो इसका मीनिंग है दो में से कोई एक भी नहीं, लेकिन नन ऑफ के मीनिंग का बात करता हूं तो दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से कोई, दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं, समझिएगा। तो यहां पर हमने जो लिखा है एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, दोनों में सिमिलैरिटी है कि नीदर एंड नन बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, दे गिव नेगेटिव सेंस। ये बात तो सबको क्लियर है कि भाई नेगेटिव, इसका मतलब भी है एक भी नहीं और इसका मतलब भी है एक भी नहीं। नन और नीदर दोनों का मीनिंग है एक भी नहीं, एक भी नहीं। बट डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि नीदर कहता है दो में से और नन कहता है दो से ज्यादा में से। यही दोनों में डिफरेंशिएट कर देती है एक चीज, और इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर मुझे बोलना है
डैश ऑफ रवि एंड माला इज प्रेजेंट। डैश ऑफ रवि एंड माला इज प्रेजेंट। और मुझे बोलना है कि दोनों में से कोई एक भी नहीं प्रेजेंट है, एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो बात कितनों की हो रही है, यहां रवि था यहां माला, तो 1 + 1 2 हुए। यानी कि यहां मुझे बताना है रवि और माला में से एक भी उपस्थित नहीं है। बट रवि और माला कितने लोग हुए, 2 हुए। समझना है ये नीदर कहता 2 में से नेगेटिव बताना है तो मुझे लाओ, और नन ऑफ कहता कि 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं नेगेटिव लाना, तो भाई मुझे याद करना। तो यहां हम नन ऑफ को याद नहीं करेंगे क्योंकि रवि और माला तो 2 ही लोग हुए। जब 2 की बात होती है, नेगेटिव बात होती है, तो क्या लगाते हैं हम, क्या यूज करते हैं हम, नीदर। इसको नाइदर भी आप पढ़ सकते हो। तो नीदर और नाइदर ये यूज होगा कब, जब आप बात करेंगे 2 में से कोई एक भी नहीं, 2 में से -1, 2 में से एक भी नहीं, ये वाली बात में आप यूज करेंगे नीदर को। अब फिर से समझ लेते हैं, अगर यही एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता, डैश ऑफ रवि माला साहिल एंड सीमा इज प्रेजेंट, तो बात वही है कि इन सभी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। कितने लोग हो गए, रवि माला साहिल सीमा, 4 लोग हो गए। 2 से तो ज्यादा ही हुई, ये 3 भी होते, सिर्फ रवि माला एंड साहिल भी होता तब भी हम नीदर का यूज नहीं कर सकते थे। और इनमें 2 4 10 20 नाम और भी जुड़ जाएं तब भी हम नीदर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नीदर कहता है कि भाई मेरा मतलब है, मेरा नाम है, मेरी हिंदी है, मेरा जो सेंस है वो है 2 में से कोई एक भी नहीं, 2 में से कोई एक भी नहीं। और नन ऑफ कहता है 2 से ज्यादा में से, तो हम यहां पर बात करते हैं, ये तो 2 से ज्यादा हो गए भाई, रवि माला साहिल एंड सीमा 4 लोग हो गए, तो यहां नन का यूज करेंगे ना कि नीदर का। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि नीदर और नन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, कि दोनों नेगेटिव हैं। और दोनों में अनकॉमन चीज क्या है, डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, कि भाई नन आता है जब बात होती है 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं की, और नीदर आता है कब, जब बात होती है किसी 2 में से एक भी नहीं की, -1। तो नेगेटिव दोनों ही है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको दूसरे जो पैरामीटर्स हैं सेंटेंस के, उसमें भी समझ लेते हैं एक बार, एग्जामिनर कैसे कैसे इसमें अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको भी एक बार देख लेते, देखिएगा। अब बात आती है, एग्जाम्पल ऐसे भी कई बार आ जाता है, नन ऑफ माई 2 बेस्ट फ्रेंड्स वॉज देयर फॉर माई हेल्प। नन ऑफ माई 2 बेस्ट फ्रेंड्स वॉज देयर फॉर माई हेल्प। अब ये हिस्सा, इतना हिस्सा आपका हो गया ए पार्ट, इतना हिस्सा आपका हो गया बी पार्ट, ये वाला हिस्सा हो गया सी पार्ट, और नो एरर आपका हो गया बचा हुआ पार्ट डी। तो यहां हमने समझ लेना है कि भाई चीजें कैसे बदल रही हैं। ये एरर में भी दे देता है कई बार आपको, ये तो एरर की बात हुई। और कई बार क्या करेगा, एग्जाम्पल सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं, पूरे सेंटेंस में किन्हीं 1 2 3 4 बीच में से, शुरू में से लास्ट के वर्ड्स को, शुरू के वर्ड्स, लास्ट के वर्ड्स, या बीच के वर्ड्स, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करके देगा आपको। अंडरलाइन करने के बाद 4 ऑप्शन देगा कि भाई ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी जगह इन गिवन ऑप्शंस में से क्या आ सकता है, या फिर उन गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा जो कहेगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इंप्रूवमेंट। इस दोनों का मतलब है कि भाई जैसा दे रखा है ना अंडरलाइन वर्ड्स, वो सही दे रखे हैं, उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी आप समझ सकते हैं कैसे, किस तरीके से, देखिएगा। अगर लिख दिया जाए नीदर ऑफ द ट्विंस
इज डिमांडिंग मनी फ्रॉम द फादर। अब ये आ गए आपके पास। अब यहां इतना हिस्सा कर दिया गया है अंडरलाइन। अब इतने हिस्से को अंडरलाइन करके आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भाई इसकी जगह नन लगा दो, नीदर गलत है, इसकी जगह नन लगा दो तो सेंटेंस करेक्ट होगा, फिलहाल गलत है। दूसरा कहता है कि भाई यहां पर आप लगा दो एवरी, एवरी लगा दो तो जाके सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कहता है कि ये नहीं भाई, यहां पर आप एनीवन लगा दो, एनीवन, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। और चौथा ऑप्शन कहता है कि भाई नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। तो ये चार ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं। नीदर ऑफ द ट्विंस इज डिमांडिंग मनी, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसको भी आप पढ़ लीजिए, दोनों में कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें चार ऑप्शन है, इसी सेंटेंस के चार ऑप्शन बना दिए गए। देखते हैं, कहता है नन ऑफ माई, कितने, टू बेस्ट फ्रेंड्स, दो, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स में से मेरी हेल्प के लिए वहां कोई भी उपस्थित नहीं था। मेरे दो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स में से, तो बात कितने बेस्ट फ्रेंड्स की चल रही है, दो की। अब आप सोच के जवाब दो, जो नन है वो दो में आता है या दो से ज्यादा में आता है? नीदर किस में आता है, दो में या दो से ज्यादा में? समझने वाली बात है। जो नीदर है वो हमेशा कहता है कि दो में से कोई भी एक नहीं, अगर सेंस आए तो मुझे याद करो, दो में से -1 नीदर, और दो से ज्यादा में से -1 नन। तो यहां बात किसकी हुई, सेंटेंस के अंदर बात हुई नन ऑफ माई टू बेस्ट फ्रेंड, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स में से। इसका मतलब दो की बात हो रही, तो यहां पर आएगा नीदर। तो ये गड़बड़ थी, यहां पर ये गड़बड़ थी। इसकी जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, इसके स्थान पर हमने लिखना पड़ेगा सही आंसर, वो क्या हो जाएगा, नन, क्योंकि दो से ज्यादा की बात नन करता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, नीदर। नीदर क्यों आएगा भाई, अभी अभी डिस्कशन किया है हमने। नीदर ही तो आता है जब बात दो की चल रही होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नीदर। नीदर आ जाएगा किसकी जगह पर, नन की जगह पर। नन गलत है क्योंकि दो की बात है। अब यहां पर देखिए, नीदर ऑफ द ट्विंस, ये तो सही है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल, इसमें तो ध्यान से देख लीजिए, सही नहीं भी हो सकता है। कितनों की बात हो रही है, बात हो रही है ट्विंस की, और ट्विंस माने दो, और दो में हम क्या लगाते हैं, नीदर। तो बेसिकली हमेशा ये याद रखना है कि जब दो की बात हो रही, ट्विंस का मतलब भी तो दो ही होगा भाई, हाँ बिल्कुल दो होगा। तो जब नीदर ऑफ द ट्विंस की बात हो रही तो माने हम ट्विंस दो में से एक भी नहीं, -1 की बात करते। तो नन नहीं हो सकता आंसर, एवरी नहीं हो सकता, एनीवन इसका आंसर है हमारा। नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड करके भी लिख के भी दे सकता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इंप्रूवमेंट, वो आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि नीदर ही आता है दो में से -1 की सेंस में। अब समझिएगा, अगर ट्विंस ना होता, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें दो की बात करी थी, इसमें ट्विंस, ट्विंस भी दो होते हैं, दो में से -1 नीदर आएगा, नन नहीं आएगा, दो से ज्यादा में से -1 नन आएगा। अगर इसी सेंटेंस में ये वाला जो वर्ड है ट्विंस, इसकी जगह अगर ट्विंस ना दे करके, ट्विंस ना दे करके अगर यहां दे दिया जाता नीदर ऑफ द 7 members, नीदर ऑफ द 7 members, अब कितने लोग हो गए यहां पर, 7, जो दो से ज्यादा है। और जब दो से ज्यादा की बात होगी नेगेटिवली, तो नीदर तो दो में, नीदर ऑफ द 7 members इज डिमांडिंग मनी फ्रॉम द फादर, तो ये गलत हो गया सेंटेंस हमारा। अब क्या आप अपना सेंटेंस ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो नीदर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2, लेकिन ये है 7, और 7 के अकॉर्डिंग यहां क्या आना चाहिए, नीदर। हम या तो 7 के अकॉर्डिंग यहां नीदर की जगह चुनेंगे नन, जो कि ऑप्शन ए है, या फिर नीदर को यही रहने देंगे और 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2। तो 7 की जगह 2 लिखने का मतलब हम 7 मेंबर्स में से 5 को जान से मार देंगे, क्योंकि हमने अपना सेंटेंस ठीक करना। ऐसा तो नहीं कर सकते भाई, हम अपना सेंटेंस मात्र ठीक करने के लिए 5 आदमियों को कत्ल कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब 7 अपनी जगह सही है, फिक्स है, इसमें कोई बदलाव
नहीं कर सकते हम। बदलाव होगा 7 के अकॉर्डिंग इस शब्द में, जो कि गलत आया, जो कि सूटेबल नहीं है। 2 तक तो सूटेबल था, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा में से -1 की बात करेंगे तो फिर यहाँ नीदर नहीं, नन आएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नन भी नेगेटिव है, नीदर भी नेगेटिव है। नीदर का मतलब हुआ दो में से कोई एक भी नहीं, नन का मतलब है दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो मीनिंग तो दोनों का ही, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं है, लेकिन ये दो में से काम करेगा और ये दो से ज्यादा में से एक के लिए काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन अपना डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि है ईदर ऑफ और एनी वन ऑफ। ये भी दोनों ऐसे ही काम करेंगे, ठीक जैसे अभी तक हमने समझा है, ईदर ऑफ और एनी वन ऑफ। देखिएगा, एक और भी चीज यहां पर आती है, जब आप ईदर और एनी वन ऑफ की बात करते हैं, ईदर ऑफ और एनी वन ऑफ की जब आप बात करते हैं तो ये चीज समझ लेनी है हमें। ईदर ऑफ का मतलब है दो में से कोई सा भी, मतलब कोई चुनिंदा, कोई चॉइस वाली बात है, कोई भी एक चलेगा, ठीक है, दो में से कोई भी एक। तो ये ध्यान रखना, दो में से कोई भी एक की बात कह रहा है, जबकि जबकि एनी वन ऑफ इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहता है दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से कोई भी एक, दो से ज्यादा में से कोई भी एक, ये फर्क है भाई। ईदर ऑफ भी कहता है कोई भी एक, ध्यान देना इस चीज पे, कोई भी एक, और एनी वन ऑफ भी कहता है कोई भी एक, सही बात है। लेकिन फर्क क्या है, ईदर कहता है दो दी गई हो, दो वस्तु, दो लोगों की बात हो, उनमें से एक हो तो मुझे याद करो, ईदर ऑफ को आइदर ऑफ भी पढ़ सकते हैं। एनी वन ऑफ कहता है कि जब दो से ज्यादा की बात हो और बताना हूं में से कोई भी एक, दो से ज्यादा में से कोई भी एक, तो मुझे याद करो मैं हूं एनी वन ऑफ। तो समझ लेते हैं कहां किसका कैसे यूज होता है। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है डैश ऑफ द टू पेन्स वर्क्स प्रॉपरली, ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है डैश ऑफ द 13 photos is being sent। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक चीज ध्यान देने की है कि फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है 2 की और यहां बात हो रही है सेकंड में 13 की। एक में 2 की बात और एक में 2 से ज्यादा की बात। ऑप्शन में हमें ईदर और ऑफ एनी वन ऑफ दे दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑप्शन है ईदर ऑफ या एनी वन ऑफ, सेकंड में भी हमारे पास सेम ऑप्शन है ईदर और एनी वन। तो हमने देखना है कि भाई फर्स्ट में क्या आएगा, ईदर या एनी वन। तो देखते हैं, डैश ऑफ द टू पेन वर्क, बल्कि टू पेन्स कहेंगे यहां पर, डैश ऑफ द टू पेन्स वर्क्स प्रॉपरली। अब बात हो रही है दो पेन्स में से डैश, यानी कि ईदर ऑफ या एनी वन ऑफ। तो ईदर ऑफ का मतलब कहता है दो में से, जब दो की बात हो सेंटेंस में, दो चीजों की, दो लोगों की, दो पर्सन्स की, दो थिंग्स की, उनमें से कोई भी एक की सेंस देनी हो। हर एक की नहीं, फिर तो ईच एवरी में चले जाएंगे। एक भी नहीं, फिर तो नन और नीदर में चले। कोई भी एक की बात करनी हो दो में से, तो ईदर ऑफ कहता मुझे याद करो। तो फर्स्ट सेंटेंस तो भाई टू में से है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा ईदर। और इसमें बात हो रही है दो से ज्यादा, सीधा लिखा 13। तो भाई 13 में से जब कोई भी एक की बात हुई थी, या फिर दो से ज्यादा में से जब कोई भी एक बात होगी, तो हमारा आंसर तब क्या बनता है, एनी वन ऑफ। एनी वन ऑफ का मतलब हुआ दो से ज्यादा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 7 हो, 17 हो, 70 हो, कुछ भी हो, अगर बात हो रही है दो से ज्यादा की, तो भाई एनी वन ऑफ है, कोई भी एक के सेंस में। अगर बात हो रही है दो 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 की और उनमें से कोई भी एक,
तो फिर इधर आएगा। तो यहां तक हमने जो समझने की कोशिश करी है कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को, उनमें एक कनेक्टिविटी देखी है हमने। कनेक्टिविटी ये है कि हिंदी मिलती जुलती आ रही है, मीनिंग मिलता जुलता आ रहा है उनका, बट डिफरेंस ये आ रहा है कि यूसेज अलग अलग है। कहाँ कोई कौन सा लगेगा ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम कुछ एक सेंटेंस देखते हैं जहां पे हम इन 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को मर्ज करके समझने की कोशिश करेंगे। 6 के 6 को मर्ज करते हैं, देखते हैं हम कितना समझ पाते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल है नन ऑफ माई रिलेटिव्स was visiting the place। दूसरा एग्जाम्पल है each of the 10 girls is there। थर्ड एग्जाम्पल है neither of the 9 girls has applied for the post। अब ये सेंटेंसेस में हमने देखना है किसमें क्या गड़बड़ है। नन ऑफ माई रिलेटिव्स वॉज विजिटिंग द प्लेस। अब इसमें नन आया है। नन कब आता, हमने अभी अभी समझा था, अभी अभी सोचा था, अभी अभी हमने चीजों को देखा था ध्यान से कि भाई नन कब आता है। नन तब आता है जब आप बात करते हैं किसकी, नन तब आता है जब आप बात करते हैं किसकी, दो से ज्यादा में से कोई भी एक भी नहीं। तो नन नेगेटिव है, बिल्कुल है भाई, नन का मीनिंग नेगेटिव हर हालत में है, लेकिन वो कितनों में आता, दो से ज्यादा में। यहां पर बताया गया रिलेटिव्स, किसके रिलेटिव, मेरे रिलेटिव, कितने नहीं बताया। माने ये दो होते तो दो बताया जाता, यानी ये दो नहीं है तो क्या है, फिर दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा में क्या आता है, नन आता है। अगर यही मैं कहूं नन ऑफ माई टू रिलेटिव, अगर मैं यहां पर टू लिख दूं तो ये सेंस बिल्कुल ही बदल जाएगी सिचुएशन। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि फिर मैं दो रिलेटिव्स की बात कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि मैंने बताया ही नहीं है कि भाई कितने रिलेटिव्स मेरे हैं इस काम में, तो इसीलिए मैं ये नहीं मान के चल सकता कि दो हैं तो दो से ज्यादा ही है। दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा में से नेगेटिवली अगर मुझे बताना तो क्या यूज होगा, नन। यानी फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है। ईच ऑफ द 10 गर्ल्स इज देयर, हमने ईच के बारे में समझा था। ईच जो है, ईच और एवरी जो है, दोनों में डिफरेंस क्या था। ईच दो में से हर एक को बताता है, बिल्कुल। एवरी दो से ज्यादा में से हर एक को बताता है, दो में से हर एक को नहीं बताता। लेकिन ईच ऑफ दो से ज्यादा में से भी हर एक को बताता है। ईच ऑफ के दो यूसेज थे, दो में से हर एक बताएगा, दो से ज्यादा में से भी हर एक की सेंस देगा। लेकिन एवरी ऑफ का एक ही यूज था, दो से ज्यादा में से हर एक बताएगा, दो में से नहीं बताएगा। अब यहां बात हो रही है 10 की, तो दो से ज्यादा, तो यहाँ ईच बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या सर यहाँ पर एवरी एफ गलत है? बिल्कुल, अगर एवरी एफ होता वो भी उतना ही करेक्ट होता, क्योंकि एवरी ऑफ कितने में आता, दो से ज्यादा में। यहाँ कितने की बात हो रही है, 10 की। तो दो से ज्यादा की बात अगर हो तो ईच ऑफ और एवरी ऑफ दोनों में से जो भी हम लगाएंगे वही करेक्ट होगा, ये चॉइस होती है। हाँ, अगर बात दो की ही हो रही होती और सेंस आती दो में से हर एक, कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए दोनों में से, फिर हम सिर्फ ईच ऑफ लगा दे, फिर एवरी ऑफ गलत हो जाता, क्योंकि एवरी ऑफ दो से ज्यादा में आता है, दो में नहीं आता है। अब आता है थर्ड सेंटेंस, नीदर ऑफ द 9 गर्ल्स हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब कहता है नौ में से, 9 लड़कियों में से एक ने भी अप्लाई नहीं किया है। नीदर कैसा वर्ड, नेगेटिव। कब आता है, जब दो में से बताना होता है -1। कब आता है, जब दो में से -1 बताना होता है, तब आपका नीदर आता है। दो में से -1, दो में से एक में नहीं। यहां कितनी लड़कियों की बात हम कर रहे हैं, 9 की बात कर रहे हैं भाई, 9। तो नीदर आता है, दो की बात हो रही है, उनमें से एक को बता, एक -1 को बताने के, लेकिन यहां नहीं आएगा। 9 की बात हो रही, नो 9 गर्ल्स, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। गलत हुआ तो कौन आएगा, जो दो से ज्यादा में आता है, कौन आता है, नन।
तो ये जो नन है ये यहां पर सही आंसर बनेगा। क्यों बनेगा? सीधी सी बात है भाई, नन का यूज होगा दो से ज्यादा में से -1, एक भी नहीं के सेंस में, इसीलिए आंसर बनेगा। यहां हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो खत्म हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये 6 मेन आपके प्रोनाउंस थे जो हमने सीख लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो डेफिनेटली आप उसे कर पाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे। तो नेक्स्ट जो प्रोनाउन है हमारा नंबर 6, उसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, इंटेरोगेट करे, जो प्रश्न पूछे, प्रश्नवाचक हो, प्रश्न सूचक हो, प्रश्नात्मक हो, ऐसा कोई। इसके अंदर हमारे पास आता है व्हाट, हु, whom, whose, which। अब ये जो प्रोनाउंस हैं हमारे, देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 5 देखने में लग रहे होंगे, लेकिन ये 3 ही हैं। कैसे 3 हैं इसको भी समझ लेते हैं। जो व्हाट है वो एक प्रोनाउन है, बिल्कुल डिफरेंट। हु सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट का काम करता है। हुम हु का ही ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज इन्हीं का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये जो विच है ये आपका थर्ड प्रोनाउन है। तो ये आपका सेकंड प्रोनाउन हुआ हु, हुम और हुज। देखा जाए तो 3 ही प्रोनाउंस हैं ये। हु के ही खानदान से निकला एक ऑब्जेक्टिव और एक एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुज। ये तीनों एक ही चीज है, और व्हाट और विच बिल्कुल अलग है। तो आप इन्हें 5 माने तब भी गलत नहीं है, आप इन्हें 3 माने तब भी गलत नहीं है। मुद्दा यह है कि आपको इनका यूज पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आ जाता है इनसे प्रश्न बन के, तो कैसे आएगा, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना, और वो भी बहुत जल्दी सोल्व कैसे करना है, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो देखिए समझते हैं, जब हम बात करते हैं व्हाट की, तो जो व्हाट है, व्हाट का जो यूज है हमारा, वो हो सकता है आपका दो तरह से। दो तरह से माने, वर्ड सेंटेंस में आकर के काम कर सकता है, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। सब्जेक्ट कौन होता है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है। सेंटेंस में चलते रहने वाले या चलने वाले, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में चलने वाले जो एक्शन को जो करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, इसको भी समझते हैं। सेंटेंस में चलने वाले, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का असर, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का असर जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़े, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का असर जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर पड़े, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर पड़े, वो क्या है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो वह ऑब्जेक्ट है। समझ लेते हैं एक बार। सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को करने वाला जो करता है वो तो सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का असर जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़े, वह वस्तु या व्यक्ति आपका ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। और व्हाट दोनों ही काम कर सकता है। अब एक बार हम समझेंगे, सेंटेंस में व्हाट आया है सब्जेक्ट के रूप में, एक्शन कर रहा है, और एक में ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिएगा,
जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज बॉदरिंग यू। बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान करना। व्हाट इज बॉदरिंग यू इस सेंटेंस का मतलब है क्या आपको परेशान कर रहा है, मतलब वो क्या चीज है जिससे आप परेशान हो रहे हो, वो कौन सी चीज है, कौन सी बात है, कौन सा कार्य है, कौन सी वस्तु है, या कोई व्यक्ति तो नहीं है क्या जो आपको परेशान कर रहा है। तो ये सेंटेंस में यही पूछा जा रहा है क्योंकि इंटेरोगेटिव आपका प्रोनाउन है। तो व्हाट इज बॉदरिंग यू, व्हाट इज बॉदरिंग में आ गया कि क्या चीज है, वो कौन, वो क्या वस्तु है जो आपको परेशान कर रही है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस में एक्शन क्या चल रहा है, परेशान करना है। मैंने बताया आपको बॉदरिंग का मतलब परेशान करना। बॉदरिंग मतलब परेशान करना। तो अभी अभी हमने सीखा कि भाई जो सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को करने वाला है वो कौन है, सब्जेक्ट। सेंटेंस में कोई एक्शन चल रहा है, परेशान करने का एक्शन मान लीजिए, उसे जो भी कर रहा है, उसे जो करने वाला है वही कौन है, सब्जेक्ट है जी। अच्छा, तो इसमें जब हम देखते हैं व्हाट इज बॉदरिंग यू, तो आपको परेशान कौन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है कौन, व्हाट। इस सेंटेंस में तो व्हाट ही वैल्यू है, तो व्हाट ही वो वस्तु है जो इस सेंटेंस में बॉदरिंग का एक्शन करे। तो व्हाट क्या हुआ, एक प्रोनाउन तो है ही, इंटरोगेटिव तो है ही, तो ये सब्जेक्टिव भी है क्योंकि ये काम कर रहा है। अब हम इसको समझते हैं, अगर ऐसे लिख दिया जाए व्हाट आर यू डूइंग, इस सेंटेंस में एक्शन चल रहा है, ये करने वाला है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया यू, यानी कि जो व्हाट आया है वो क्या क्या काम कर सकता था भाई, दो काम कर सकता है व्हाट, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस में चलने वाले काम को करने वाला। और यहां पर जब हम देखते हैं सेंटेंस में काम क्या चल रहा है, ये, और इसको करने वाला कौन है, यू। इसका मतलब जो व्हाट है वो सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि सेंटेंस में काम को जो करता वही सब्जेक्ट। बॉदरिंग का काम व्हाट कर रहा था, यू नहीं कर रहा था, व्हाट कर रहा था, तो वो सब्जेक्ट था। यहाँ यू खुद ही डूइंग कर रहा है, डूइंग का एक्शन यू कर रहा है, यानी सब्जेक्ट तो यू हुआ, यानी ये सब्जेक्ट नहीं है व्हाट। तो व्हाट सब्जेक्ट नहीं है तो दूसरी चीज क्या हो सकता है, व्हाट। व्हाट दो ही चीजें हो सकता है, या तो व्हाट सब्जेक्ट हो सकता है या व्हाट ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट ये है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट होने का जो जिम्मेदारी है, जो दावा है, वो कर दिया यू ने, यानी ये वाला जो यू हमारा व्हाट था ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। और एग्जांपल से समझ लेते हैं, व्हाट हैज शी डन, व्हाट हैज शी डन, और व्हाट हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। समझते हैं, व्हाट हैज शी डन, तो शी ने कोई कार्य किया है, शी ने किया है, तो करने वाले को क्या कहेंगे, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को जो करता है, सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है भाई। सेंटेंस में चलने वाले एक्शन को जो करे वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और करने वाले एक्शन का असर जिस पे पड़े वो ऑब्जेक्ट है। तो जब आप देखते हैं इस सिचुएशन को कि सेंटेंस में ये वाला एक्शन हुआ, डन डन, व्हाट शी डन, ये वाला एक्शन हुआ है, तो ये वाले एक्शन को किया किसने है, शी ने किया, तो शी सब्जेक्ट, यानी कि व्हाट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो दूसरी चीज क्या हो सकता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। फिर कहता है व्हाट हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या ने, क्या वो वस्तु है जिसने ये वो प्रॉब्लम क्रिएट की, तो काम हुआ क्रिएट करने का, किसने किया, व्हाट ने, तो यहाँ पर व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हमने समझना था कि व्हाट कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ सब्जेक्ट है, हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। व्हाट के बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो क्या होगा हमारा, व्हाट के बाद नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है विच। विच, अब विच को समझ लेते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से, कौन सा, कौन सी, या कौन से, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब ये जो चीजें हैं, कौन सा, कौन सी, या कौन से, ये वाला जो पॉइंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है।
विच का यूज एज अ प्रोनाउन इंटेरोगेटिव में तो होता है, बट फिर भी वहां थोड़ी सी चीजें समझने लायक है। ये चॉइस भी बताता है। कैसे चॉइस बताता है देखिएगा, विच इज योर कार, बहुत सारी कार खड़ी है वहां पर, तो उन कार्स में से आपके वाली कौन सी है, ये चॉइस को बता रहा। व्हाट इज योर कार नहीं कह सकते, आपकी कार क्या है, भाई कार तो कार ही होगी, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना कि आपकी कार क्या है, कार तो कार ही है। तो व्हाट इज योर कार वहां पे गलत होगा। आप पोजेशन पूछना चाह रहे हैं, पोजेशन बोले तो उसका मालिक कौन है, उसके ऑनर कौन है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप पूछना चाह रहे हैं उनसे कि भाई आप वाली कार कौन सी है, आपकी कार कौन सी है। तो कौन सा, कौन सी, कौन से, इस सेंस में आप यूज करते हैं विच को, आपकी कार कौन सी है। फिर समझते हैं, विच आर देयर चिल्ड्रन, विच आर देयर चिल्ड्रन, ये कह रहा है उनके बच्चे कौन से हैं, उनके बच्चे कौन से हैं। इस उनके बच्चे कौन से हैं से मेरा मतलब है वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, या ग्रुप्स हैं बच्चों के, या कहीं स्कूल में या प्लेग्राउंड में आप गए हैं और किसी के बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई उनके बच्चे कौन से हैं जरा बताना। तो फिर उनके बच्चे कौन से, कौन सी, कौन से, यहां पर भी आपको चॉइस आपको बतानी है, तो विच का यूज होगा। फिर है विच इज योर फोन, विच इज योर फोन। अब कह रहा है विच इज योर फोन, आपका फोन कौन सा है। तो कौन सा, कौन से, कौन सी, ये तीनों सेंस आते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से, विच से ही ये तीनों सेंस आपको दिए जाते हैं। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे ही यूज होगा चॉइस के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है हु। अब समझ लेते हैं, देखिएगा, एक तरफ है हु, एक तरफ है हुम, और एक तरफ है हुज। तीनों एक ही परिवार से आते हैं। ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम आपको करके देता है। देखिएगा, हु इज दिस, हु इज दिस, यहां जो इज है ये बता रहा है कि कौन, सेंस पूछ रहा है कि कौन। यहां पर whom डू यू वांट टू मीट, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो। यहां पर कह रहा है whose pen has been stolen, किसका पेन, किसकी कलम चोरी हो चुकी है, भाई चुरा ली गई है। तो दोनों में आप देखो, यहां पर जो हु है वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस माने नॉमिनेटिव, और यहां पर जो हुम है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू, यू जो है वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। यू तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट हो गया हूं, वो ऑब्जेक्ट ही होता, सब्जेक्ट नहीं बनता। और हुज पेन आप देखेंगे, हुज पेन, किसका पेन, ठीक है, किसका पेन। हुज पेन में पेन के बारे में बता रहा है, हुज पोजेशन बताता है इसलिए नाम पॉजेसिव है। तो यहाँ जो पेन नाउन है, इस नाउन के बारे में बता रहा है हुज, ठीक है। इंटेरोगेटिव है क्योंकि इंटेरोगेट कर रहा है, कौन सा, किसका, कौन, कौन, किसे, ये सारी चीजें इंटेरोगेट ही कर रही है, इसलिए सारे ही प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हु के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
डू, डज या डिड नहीं आएगा, ये याद रखना है। इसका मतलब समझ लेते हैं। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू, डज या डिड नहीं आएगा। ये चीज समझने वाली है बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब है अभी समझ लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल है हु डज गो टू हु डज गो टू स्कूल, ये लिखिए। हु डज गो टू स्कूल। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले तो देखते हैं इंटेरोगेटिव है या नहीं। बिल्कुल है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और वो भी सिंपल। सिंपल से मेरा मतलब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो सकता था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे होगा सर, देख लेते हैं उसको भी। हु डज नॉट गो टू स्कूल, हु डज नॉट गो टू स्कूल, ये आ गया। हु डज नॉट गो टू स्कूल, भाई समझने वाली बात है। हु डज नॉट गो टू स्कूल में नेगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव बन गया नोट से। फर्स्ट में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय नोट के। तो मैं कह रहा हूं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या ये इंटेरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, बिल्कुल ये इंटेरोगेटिव है। क्या ये इंटेरोगेटिव, बिल्कुल इंटेरोगेटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया, और ये सिर्फ सिंपली सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज या डिड तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस रहा हु, ये वर्ड इसमें बन गया। इंटेरोगेटिव है वो भी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन है, गो। अब गो मेन वर्ब, इसका मतलब डज क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव नहीं है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी डू, डज, डिड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि हु के बाद डज आ गया, डू, डज और डिड में से डज आ गया, और सेंटेंस सिर्फ इंटेरोगेटिव था, नेगेटिव नहीं। इसको यहां से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद एक और काम करना पड़ेगा, वो क्या, कि गो में आपने ई एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती है जो एस लगाने से बनती है। तो हु गोज टू स्कूल सही बनेगा। इसके बाद तो कुल मिला के बात यही है कि भाई हु जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगा तब की बात हुई है। हमने कहा कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड नहीं आएंगे सिंपल इंटेरोगेटिव में, तो यहां ये गलत था। और चूंकि आपने डज हटाया जो कि सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा था, तो आपको यहां सिंगुलर वर्ब देनी पड़ेगी, हु गोज टू स्कूल। अब हु डज नॉट गो टू स्कूल, इसको समझते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये हु से शुरू हो रहा है। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड नहीं आएगा। ये इंटेरोगेटिव तो है, इंटेरोगेशन मार्क तो है, बट ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव नहीं, तो इसमें डज या डू या डिड आएगा। अब सिर्फ डज की बात नहीं, डू डिड की भी बात है, उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल होता हु डिड गो देयर, हु डिड गो देयर, वहां कौन गया। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है। डू और डज और डिड नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत। सही करने का तरीका, डिड को हटाएंगे, गो को हटाएंगे, और गो की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट आ जाएगी यहां पर, तब जाके सही होगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, हु डिडंट या डिड नॉट गो देयर, हु डिडंट या डिड नॉट गो देयर, हु डिड नॉट गो देयर। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया भाई, इंटेरोगेटिव तो है
बट सिंपल नहीं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो डू डज डिड इसमें तो आएंगे, सिर्फ सिंपल के लिए मना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और इसी में अगर मैं डज के बाद डू की भी बात करूं, क्योंकि डिड डिड तो हमने देख लिया, अगर डू की भी बात करी जाए तो देखिएगा डू कैसे काम करता है। हु डू नॉट डू दिस। अब समझते हैं नेगेटिव ने सेंटेंस को कैसा, नॉट ने कैसा बना दिया सेंटेंस को नेगेटिव। जब भी सेंटेंस में नो या नेवर या नॉट जैसा कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा नेगेटिव वर्ड के चलते सेंटेंस भी नेगेटिव हो चुका है, बन चुका है। कहा था कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड नहीं आएंगे। ये इंटेरोगेटिव तो है बट ये सिंपल इंटेरोगेटिव नहीं, ये तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है भाई। तो जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात हुई तो उस पर तो ये चीज लागू ही नहीं होती। तो यहां पर डू बिल्कुल करेक्ट है, डिड आता वो भी करेक्ट होता, डज आता वो भी करेक्ट ही माना जाता, क्योंकि डू डज डिड इंटेरोगेटिव में गलत है जब हु सब्जेक्ट हो, नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि सिंपल इंटेरोगेटिव की बात हुई है। अब और इसमें एक और झोल है, ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तब गलत है। ये डू और डज और डिड मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं देखते हैं इनको भी। देखिएगा अगर एग्जाम्पल है हु डिड इट, तो इस पूरे सेंटेंस में अगर मैं ये कहूं कि डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर मान लूं, तो फिर मेन वर्ब क्या है? कुछ भी मेन वर्ब नहीं, और हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आती, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आती है, माने मेन वर्ब की हेल्प करने ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये तो भाई हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इसमें अकेली वर्ब है। तो अकेली वर्ब जब भी होती है सेंटेंस में, एक ही वर्ब होती है, तो मेन होती है, हेल्पिंग नहीं। तो यहां पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग नहीं है तो इसका मतलब ये मेन है। और इसने तो कहा हेल्पिंग के रूप में आए तो गलत है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि आया तो डिड, डू डज डिड में से, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया, वो किस में आया? मेन वर्ब के रूप में, तो बिल्कुल सही है। और अगर इसी को ऐसे समझ लिया जाए, हु डू द पेंडिंग टास्क, पेंडिंग टास्क को कौन करता है? तो हु डू द पेंडिंग टास्क कौन करते हैं भाई? तो यहां भी आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है अकेली, एक ही वर्ब अकेली कौन है? डू, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग ही नहीं है तो फिर आ सकती है नहीं? क्यों नहीं आ सकती फिर? तो क्योंकि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड नहीं आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाँ जी है। सिंपल इंटेरोगेटिव है, हाँ जी है। हु आया है, आया है जी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगा डू डज डिड। सर डू डज डिड तो आया लेकिन वो हेल्पिंग नहीं, वो तो सर मेन वर्ब है। तो भाई बिल्कुल सही आया है, उसको कोई गलत करार नहीं कर सकता। यहां तक की चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस था, और सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने इसमें समझ लिए हैं, कर लिए हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई और डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं आपसे। और जैसे भी आपको लग रहा है कि वीडियोस में ये वाली चीज अच्छी लगी, ये वाली चीज की कमी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अपनी बात पहुंचाएं, उन पे हम अमल करेंगे और चीजों को सुधारेंगे अगर जरूरत होगी तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।